हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे तो क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं और ये स्पेशली फॉर जेई और नीट एस्पिरेंट के लिए है। बहुत ही खास बैच है ये। और जो कि मैं इस बैच में एच सी वर्मा को बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एच सी वर्मा का जो बुक है, मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ एच सी वर्मा को लेके चलूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर मैं बताऊं तो मैं सनी तिवारी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स और बीएड अपेरेंस है ना, बीएड में हूँ अभी और बीएड चल रहा अभी। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और मैं इससे पहले अभी मेरा बैचेस चल रहे हैं, आप सभी हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि मैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को बीएससी सैम 1 से लेके सेम 6 तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ तकरीबन 3 साल से, फ्रॉम 3 इयर्स। हमारा उम्मीद यही है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके पास प्रॉपर तरीके से वो हमारे थ्रू कम से कम जो है अपना सपना को पूरा कर पाए, अपना जो भी है ना। तो जो जेई और नीट का जो बैच है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके बाद आपको कोई भी तरह का पेमेंट, कोई भी तरह का फीस आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज़ों का। आपको प्रॉपर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, डीपीक्यू। मैं थोड़ा सा टॉपिक ये इसका नाम बदल रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ग्रुप पे। अगर आप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो हमारे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हो। और जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दैट मीन्स कि हमारा टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स आज का फिजिकल क्वांटिटीज़। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ का तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब सीधा सीधे अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा इतना ही बताना है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें लेंथ हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, मेज़र कर सकते हैं ना। तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, या फिर इसका तो पहला पॉइंट आप ये बना सकते हो, पहला पॉइंट ये बना सकते हो कि एनी थिंग विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल में जैसे हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, etc। दूसरा एक सटीक इम्पॉर्टेंट कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द लॉस ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसका यूज़ करके हम लोग फिजिक्स के लॉस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। सीधा सीधी दूसरा डिफिनेशन अगर दूसरे तौर पे कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल तरीके से फिजिकल quantities are those quantities which are used to express the laws of physics, express the laws of physics। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जैसे फोर्स, मास, एक्सलेशन, तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। दैट मीन्स देखो, जैसे दूसरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जैसे v और u हमारा तो वेलोसिटी है, ये a हमारा क्या एक्सेलरेशन है। तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सीधा सीधी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम लोग किसी भी फिजिक्स के लॉस को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है कि नहीं। चाहे दूसरा अगर देखा जाए
तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगा, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफिनेशन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट नोट में देखें, कोई आपसे पूछे सर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, तो सीधा सीधी इसको आंसर देना है क्या, इसको देखना है अ क्वांटिटी, यहाँ पर लिखना है अ क्वांटिटी दैट कैनॉट बी मेजर्ड, that cannot be is called as non physical quantity। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, फॉर एग्जांपल हो गया बिल्डिंग। अरे भाई बिल्डिंग तो क्या, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो क्या क्या मतलब बिल्डिंग क्या तुमको काउंट करना है, क्या मेजर करना है बिल्डिंग को। बिल्डिंग हो गया, सिटी हो गया, इमोशंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं एक फिजिकली क्वांटिटी को हम लोग कंप्लीटली देखो, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे आता है, पॉइंट वाइज आता है, पॉइंट वाइज देखो। एक पहला पॉइंट देखो क्या, कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कंप्लीटली उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, कैसे, तभी स्पेसिफाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। A physical quantity is completely specified if it has एक मिनट रुकना, if it has, पहला पॉइंट एक फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, तभी जब उसका क्या हो, जब उसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तब भी हम उसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम बात करें मास का बात करें, तो मास का, किसी का मास का बात करते हैं, जैसे किसी का मास है 10 kg, तो ये 10 क्या है, ये मेरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सीधी, और केजी क्या है, इसका ये सरनेम है। देखो, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, उसका कुछ सरनेम भी होगा। अब पहला पॉइंट की, या फिर देखिए, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तब भी कहला सकते हैं जब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें रेशियो, उसका कोई क्वांटिटी ना हो, मतलब कि उसका कोई, मतलब देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर रेशियो हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो 1.5 अगर ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं 1.5, तो इसी से समझ में आ जाता है कि हाँ ये ग्लास है। अब जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह लोग का हम नाम लेते हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन लोगों को खुद से उसको डिफाइन करने का ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है, मतलब कि ये अपने आप में ही एक ब्रांड है। अमिताभ बच्चन बोलते ही लोग समझ जाएगा कि हाँ ये है कि नहीं, तो उसको कोई यूनिट का ज़रूरत नहीं है।
उसी तरह जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 बोलेंगे तो हाँ ये ग्लास का। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तब भी उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब जैसे दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट का अगर हम बात करें, जैसे ये मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हो साथ में, जैसे मास का ही देख लो, किसी का मास का बात कर रहा है तो मास कितना 10 kg, तो देखो उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ मैग्नीट्यूड है और उसका कुछ सरनेम है, केजी यूनिट है, देख लो। तो ये भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें, अभी हम लोग देखें मास के बारे में बात की है, चार्ज के बारे में, चार्ज जैसे 10 कूलम, तो 10 हमारा तो मैग्नीट्यूड हो गया, कूलम मेरा यूनिट हो गया। करेंट 5 एम्पियर करेंट, तो करेंट 5 एम्पियर, तो 5 हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और एम्पियर हो गया हमारा यूनिट। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। और एक तीसरा पॉइंट भी होता है जिसका हम लोग बात करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी में, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड, रुक जाओ, मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अगर हम बात करें तुम्हारा, इसको हम लोग एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे आने वाले सेक्शन में। इसको हम लोग एक तरफ से वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी इसको एक तरफ से बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें फोर्स, अरे भाई किसी पे फोर्स लग रहा है, मान लो एक अंकल है, एक टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं सर, तो फोर्स लगा रहे हैं सर, तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डायरेक्शन भी तो साथ में होता है ना, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होता है। तो हम लोग तो इसको एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। टॉर्क डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें सर कि एक फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, ये दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है। पहला बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। अब जैसे बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो दो तरीके से, पहला स्केलर, दो तरह का होता है, दूसरा वेक्टर। बोलोगे वेक्टर कैसा क्वांटिटी होता है, कैसा फिजिकल, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी, और स्केलर किसका? स्केलर मतलब जिसका, याद रखिएगा अभी हम लोग बात करेंगे, स्केलर मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन दे नहीं होता है जिसका, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, तो ये दो तरह से होता है, ये दो तरह का, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज
दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है ना सर, इसको सीधा सीधी जान लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज को खुद से इसको डिफाइन करने का कोई तरह का ज़रूरत नहीं होता है, ये खुद से अपने आप को ही डिफाइन कर लेता है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम बात करें मास, हाँ मास को तुम ऐसे फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं कि फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, बट सर कितना फोर्स कितना एक्सेलरेशन कहाँ से पता करोगे, नहीं ना। तो इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं एक तरफ से डिवाइस से, पता है ना, इसको हम लोग मेज़र करते हैं, मेज़र कर सकते हैं वही वे मीटर से, तो मेज़र कर सकते हैं, है ना। और जैसे दूसरा पॉइंट बात करें, अगर हम टाइम का ही बात करें सर, टाइम को भी हम लोग मेज़र करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, या तो क्लॉक से या तो वॉच से। बट यहीं पर अगर हम बात करें डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का, जैसे तुम स्पीड को ही देख लो, तो स्पीड को हम ऐसे स्पीडोमीटर से कर सकते हैं, बट हाँ स्पीडोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, बट हाँ इसका फॉर्मूला गिवन होता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। क्योंकि जब भी हम किसी के स्पीड का बात कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि वो कितना डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस वो चला ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होता है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाया। तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, तभी हम स्पीड निकाल पाएंगे। तो ये देखो डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बट एक मुख्य तौर पे अगर एक इम्पॉर्टेंट बात किया जाए तो देखो एक्चुअल में टोटल अगर हम सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलो या फिर इसको बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका, तो देखो सीधा सीधी इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि दिस क्वांटिटीज डू नॉट नीड एनी other physical quantities to define them, ऐसे तो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 2 तरह का सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके बाद ही। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर हम बात करें सर कि लेंथ का जो सिंबल होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा हेडिंग लिख देते हैं सर,
यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंबल को, सिंबल के बारे में बात कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे इसका एसआई यूनिट को भी साथ में बात कर लेंगे। तो सर अगर हम बात करें इसके सिंबल का, लेंथ का सिंबल का, तो लेंथ का सिंबल जो होता है मीटर होता है और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर ही। और मास का यूनिट जो होता है सिंबल होता है केजी और इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है, एस या फिर एसईसी, और इसका एसआई यूनिट हम लोग इसको लिखते हैं सेकंड, SECOND सेकंड। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है सिंबल होता है के और इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो सिंबल होता है ए और एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो होता है सिंबल वो होता है CD और एसआई यूनिट होता है कैंडिला। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल एसआई यूनिट भी होता है मोल। तो अब एक काम करेंगे, अब थोड़ा सा हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में जैसे बात करें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे डायरेक्ट क्वांटिटीज़ का बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसका डिफिनेशन, टू डिराइव सच क्वांटिटीज, we need fundamental quantities, तो हम बात कर रहे थे इसका डिफिनेशन, टू डिराइव सच क्वांटिटीज वी नीड फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। जैसे हम इसका एग्जांपल भी हम लोग देखे थे, एग्जांपल में जैसे फोर्स का ही देखे थे। फोर्स इज इक्वल टू मास, फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए किसी तरह का कोई फिजिकल क्वांटिटीज का जरूरत नहीं है, बट एक्सेलरेशन को डिराइव करने के लिए, बट ये एक डिराइव क्वांटिटी है। तो फोर्स एक तरह का कैसा हो गया, एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। तो अगर हम अब थोड़ा सा बात करें, हेडिंग डालें, अब थोड़ा सा एक थोड़ा सा ये चीज़ है जो सबको परेशान करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले हम लोग थोड़ा सा दो जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसका हम लोग बात कर लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बात कर रहे थे ना, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, ये जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, चलो देखते हैं वो कौन कौन सा है। अगर हम बात करें ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, तो पहला है एंगल बोलो चाहे प्लेन एंगल बोलो, जिसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन से। और दूसरा पॉइंट ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। अभी हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे इसका। ये डायमेंशन लेस होता है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन से। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। और SR से इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और रेडियन को हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, RAD से।
सिंबल जो होता है इसका। अब हम बात करें कि ये एंगल क्या होता है, एंगल को देखते चलिए। अगर हम किसी सर्कल में आर्क कट करें, मान लो कि एक सर्कल है हमारा, एक सर्कल में अगर हम ये आर्क को कट करें, ये आर्क कट करें, तो जो एंगल बनेगा जो एंगल बनेगा बाबू, उसको क्या कहेंगे, सॉलिड ये प्लेन एंगल, ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल, है ना। और एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, इसका एक फॉर्मूला होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें अगर इसके फॉर्मूला का, तो ये हम लोग देख लिए। तो एंगल मेरा यहाँ मान लो कितना है, थीटा एंगल है। आर्क मान लो, आर्क मेरा मान लेते हैं कि आर्क मेरा कुछ, इसका जो लेंथ है वो कुछ एल है और ये रेडियस आर है, तो हो जाएगा थीटा बराबर एल अपॉन में आर। अब अगर हम बात करें आपका ये एक सॉलिड एंगल का, तो एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज, तरबूज क्या कीजिए, तरबूज का एक हिस्सा काट दीजिए छोटा सा। हम लोग काटते हैं ना, मान लीजिए बाजार जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया ये तरबूज मीठा है कि नहीं, वो काट के निकाल के खिलाता है। तो देखते हो जो कौन कौन से हम लोग बर्थडे पार्टी में जब हम लोग टोपी पहनते हैं, तो ये जो एंगल बनाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, फाई से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फाई से। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो एक बॉल ले लो, चाहे कि बात करें एक बॉल ले लो, उसमें से एक एरिया को हम बाहर कर निकाल दें, तो जो एरिया एंगल बनाता है ना सेंटर पे, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन में, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, एक चीज़ जान लीजिएगा। और इसको स्टेरेडियन से ये करते हैं, इसका सिंबल होता है ऐसा, हम लोग तो जानते हैं इसका यूनिट। तो ये और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब हम लोग कल के क्लास में डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट का, कल के क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबा होना ठीक नहीं है, न्यू बैच है। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।